जय हिंद। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल राहुल टैलेंट इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, आज हम बिहार बोर्ड हिंदी बुक का पद्य खंड में 5वां चैप्टर लेकर आ गए हैं। अगर आप पहला पाठ नहीं देखे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, उन सब पाठ को जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम 5वां चैप्टर को लेकर आ गए हैं, जिसके रचयिता हैं भूषण जी। इन्होंने कवित्त रचना रचा है, इन्होंने कवित्त रचना को रचा है और इसके बारे में आज हम बहुत ही बारीकी से समझेंगे, लाइन बाय लाइन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले भूषण की कवि परिचय को जानेंगे। सबसे पहले भूषण जी की कवि परिचय जानेंगे। तो चलिए भूषण जी की कवि परिचय के बारे में बात कर लेते हैं। कवि भूषण इनके सबसे पहले यानी इन्होंने रचा है कवित्त रचना को रचा है, जिसके लेखक हैं भूषण जी। ठीक है, इनकी ही बात करेंगे अभी हम। तो जीवन काल जो चला है इनका रहा है 1613 से 1715 तक। 1613 से 1715 तक इनका जीवन काल रहा है। और जन्म स्थान टिकवापुर कानपुर के हैं। कानपुर के एक गांव है टिकवापुर, जो कि यूपी में स्थित है। यूपी के कानपुर शहर के टिकवापुर गांव में, यूपी कानपुर टिकवापुर में जन्म हुआ था इनका। और इनके पिताजी का नाम है रत्नाकर त्रिपाठी। इनके पिताजी का क्या नाम है? रत्नाकर त्रिपाठी। याद रखेंगे दोस्तों, इनके पिताजी का नाम है रत्नाकर त्रिपाठी। और इनको जो है कई उपनामों से भी जाना जाता है, कई उपनाम से भी जाना जाता था इनको। कवि भूषण को चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्रशाह द्वारा इन्हें कवि भूषण की उपाधि प्राप्त हुई। कई तरह से यहाँ से क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव बन सकता है दोस्तों, कि भूषण जी को, कवित्त के रचयिता भूषण जी को भूषण की उपाधि कहाँ से प्राप्त हुई? तो सोलंकी राजा रुद्रशाह द्वारा। कहाँ से? सोलंकी राजा रुद्रशाह द्वारा। सोलंकी राजा, याद रखिएगा, सोलंकी राजा, चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्रशाह द्वारा भूषण की उपाधि प्राप्त हुई। रुद्रशाह जी द्वारा भूषण की उपाधि उन्हें प्राप्त हुई थी। और ये जो है एक हर हमेशा यानी ये जो भटकने वाले में से एक थे। इससे तो इनका विकास जो है रीतिकाल के एक प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं। ये रीतिकाल के एक प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं। लेकिन इनका जो है ये रीतिकाल के एक प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं, लेकिन इनका एक गुण रहा है कि ये जो है किसी से पटता नहीं था। इनका जो है एक गुण जो है वो अपनी भाभी से भी नहीं पटता था। इनका गुण, भाभी से भी इनका गुण क्या होता था? नहीं खाता था इनका मेल। तो ये जो है वैसे रीतिकाल में जितने भी कवि हुए हैं वो सभी जो है श्रृंगार के कवि हुए हैं, वो सब श्रृंगार के कवि हुए हैं। हालांकि ये जो है हमारे वीर रस की कवियों में गिने जाते हैं, वीर रस की कवियों में गिने जाते हैं। इसलिए वीर पराक्रम की कवि अगर कहा जाए तो आप ज़रूर जानेंगे कि वीर पराक्रम के कवि यदि कोई है तो वो कौन है? हमारे छप्पय के रचयिता भूषण जी। अब देखिए भूषण जी जो थे इनके आश्रयदाताओं में कौन कौन थे? आश्रयदाता इनके थे छत्रपति शिवाजी के पुत्र शाहजी और पन्ना के बुंदेला राजा छत्रसाल। याद रखिएगा, ये शिवाजी के पुत्र कौन थे? शाहजी। और पन्ना के बुंदेला राजा कौन थे? राजा छत्रसाल। आप इसको बहुत ही अच्छा से याद कीजिए, नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, चलिए अब अगला पंक्ति बढ़ते हैं। अगला पंक्ति में अब इनकी जो है विशेषताओं को बारे में बताइए। विशेषता यानी इनकी विशेषता क्या क्या रही है? तो रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि तो ये थे ही, रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि ये तो थे ही, लेकिन रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि में चिंतामणि त्रिपाठी और मतीराम भूषण। देखिए, चिंतामणि त्रिपाठी और मतीराम भूषण ये सब कौन थे? इनके भाई के रूप में जाने जाते थे। ये सब कौन थे? इनके भाई। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि भूषण जी के भाई का क्या नाम था? एक था चिंतामणि त्रिपाठी और एक था मतीराम भूषण। एक था चिंतामणि त्रिपाठी और एक था मतीराम भूषण। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, इनकी अब कृतियों के बारे में कुछ बात करेंगे। इनकी कृतियों के बारे में बात करेंगे। पहला कृति है शिवराज भूषण शिवा बावनी। आपकी जानकारी के लिए बता दें, शिवा बावनी में जो है 52 मुक्तक है। शिवा बावनी में कितने मुक्तक हैं? 52। आप याद रखिएगा, शिवा बावनी में टोटल कितने मुक्तक हैं? 52। और तीसरा है छत्रसाल दशक भूषण हजारा
भूषण उल्लास, दूषण उल्लास, ये सब इनकी कृतियाँ हैं। अन्य कृतियों में ये सब प्रमुख कृतियाँ इनकी रही है। ठीक है, अब देखिए अगला पॉइंट जो कि हम पहले भी बता चुके हैं। पहला कह रहा है कि यह रीति काल के प्रसिद्ध कवि हैं, यह रीति काल के प्रसिद्ध कवि है, इनका हिंदी जनता में बहुत सम्मान है, यह एक वीर रस के कवि हैं। पहले भी बताया कि रीति काल में जितने भी कवियों का विकास हुआ है वो सभी जो है श्रृंगार रस के कवि हुए, लेकिन सिर्फ एक ही है जो कि वीर रस के कवि हुए हैं। कौन? तो भूषण जी, सिर्फ एक ही है जो कि वीर रस के कवियों में हुए हैं। तो वो कौन है? भूषण जी। चलिए अब जो है यहाँ तक इनकी मुख्य जानकारी की बात खत्म होती है। अब हम जो है इसके कविताओं की बात करेंगे, और कविताओं में इन्होंने जो है छत्रपति शिवाजी की वीर पराक्रम की प्रशंसा की है, छत्रपति शिवाजी के वीर पराक्रम की प्रशंसा की है। तो चलिए देखते हैं, उसको लाइन बाय लाइन समझते हैं। और उनका नाम है इनके कविताओं का कवित, नाम है इनके कविताओं का कवित। कह रहा है इंद्र जिमी जंब पर बाडब ज्यों अम्ब पर। यहाँ देखिए प्रशंसा बढ़ाते हुए, वीर प्रशंसा, यानी वीर रस के कवि है, तो ये जो है वीरता, वीरों की प्रशंसा बढ़ा रहे हैं यहाँ पे। और वीरों में कौन है? वो छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज। कह रहे हैं इंद्र जिमी जंब पर बाडब ज्यों अम्ब पर, रावण सदम्ब पर रघुकुल राज है। इंद्र जिमी जंब पर, जिमी मतलब होता है जैसे, जंब, जंब मतलब क्या होता है? इंद्र जिमी जंब पर, जंब मतलब यम होता है। बाडब ज्यों अम्ब पर, बाडब ज्यों अम्ब पर, रावण सदम्ब पर रघुकुल राज है। चलिए इसका अर्थ समझते हैं। अर्थ में देखिए क्या कहा गया है। बोल रहा है प्रस्तुत पंक्तियां कवि भूषण शिवाजी के शौर्य का बखान करते हुए कहते हैं, यानी शिवा किसकी बखान कर रहे हैं? शिवा भूषण जी शिवाजी के शौर्य का बखान कर रहे हैं, शौर्य पराक्रम का बखान कर रहे हैं। तो क्वेश्चन यहाँ से इधर से पूछ सकते हैं कि शौर्य पराक्रम बखान करने वालों में से कवि कौन है? तो वो आपको पता ही है कि वो कौन है, हमारे प्यारे भूषण साहब जी। ठीक है, शिवाजी देखिए है कि शिवाजी का मलेच्छ पर उसी प्रकार राज है जिस प्रकार इंद्र का यम पर, समुद्र की अग्नि का पानी पर। समुद्र की अग्नि, अब आप सोचेंगे समुद्र की अग्नि क्या है? अरे भैया समुद्र के नीचे जो होता है ना, यानी बवंडर जो उठता है समुद्र में, उस पर किनका राज होता है? तो पानी का ही होता है। और उसके बाद बोल रहा है और राम का दंभ से, और राम का दंभ से भरे रावण पर। अब देखिए रावण पर किसका राज है? राम का ही है, श्री राम का ही है। इन पंक्तियों में भूषण ने शिवाजी के शौर्य की तुलना इंद्र, समुद्र, अग्नि और राम के साथ की है। यानी शिवाजी की तुलना की जा रही है, शिवाजी की तुलना की जा रही है कि जिस प्रकार से शिवाजी का मलेच्छ वंश पर राज है, उसी प्रकार से इंद्र का, यानी कि इंद्र का जिस प्रकार यम पर राज है, समुद्र की अग्नि पानी पर, यानी कि समुद्र की अग्नि पर पानी का राज है, राम का राज रावण पर है। और भूषण ने शिवाजी के शौर्य की तुलना इंद्र, समुद्र, अग्नि और राम के साथ की है। इन सब से जो है इनकी तुलना की गई है। चलिए अब अगले पंक्ति में बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ ये पंक्ति आपको समझ में आया होगा। अब देखिए अगले पंक्ति में कह रहा है पौन बारी बाह पर शंभुरति नाह पर, पौन बारी बाह पर शंभुरति नाह पर, ज्यों सहस्त्र बाहु पर राम द्विजराज है। पौन बारी बाह पर शंभुरति नाह पर, ज्यों सहस्त्र बाहु राम द्विजराज है, ज्यों सहस्त्र बाहु राम द्विजराज है, ज्यों सहस्त्रबाहु राम द्विजराज हैं। चलिए इसका अर्थ समझते हैं। अर्थ कह रहा है कि प्रस्तुत पंक्तियां भूषण शिवाजी के शौर्य का बखान करते हैं कि शिवाजी का मलेच्छ पर उसी प्रकार राज है जिस प्रकार हवाओं का बादल पर भगवान शिव का रति के पति कौन थे भाई? कामदेव जी। जब कामदेव जी को जो है जब जलाया गया था, यानी भस्म कर दिया गया था नेत्रों से, तब जो है उनके पत्नी जी वो भगवान महादेव यानी शिव शंकर के पास आई थी कि
हे शिवशंकर, हमारे पति को जीवित कर दीजिए, हमारे पति को जीवित कीजिए। बहुत ही गिड़गिड़ाने लगे थे। तो उसके बाद जो है महादेव जी ने उनको दिया था कि अब कामदेव जो है हर मनुष्य के खूनों में विराजमान रहेगा, हर मनुष्य के शरीर में विराजमान रहेगा। तो जो है उसी प्रकार से हमारा जो है क्या है, भगवान शिव का, जिस प्रकार से भगवान शिव का कामदेव पर और परशुराम का सहस्त्रबाहु पर, सहस्त्रबाहु है ना, एक राजा है काम थी परशुराम जी, उनको जो है पराजित भी किए थे। तो सहस्त्रबाहु पर किनका राज है, परशुराम का। इन पंक्तियों में भूषण ने शिवाजी के शौर्य की तुलना हवाओं, शिव और परशुराम के साथ की है। यानी कि भूषण जी की तुलना की जा रही है कि भूषण जी का जिस प्रकार मलेच्छ वंश पर राज है, उसी प्रकार से, यानी कि जिस प्रकार से कि भगवान शिवशंकर को कामदेव पर राज है, भगवान शिवशंकर को कामदेव पर राज है, अभी बताए ना, भगवान शिवशंकर को कामदेव पर राज है, और परशुराम का सहस्त्रबाहु पर राज है, और हवाओं को बादल पर राज है। उसी प्रकार से यहाँ जो है हमारे शिवाजी को किस पर राज है, मलेच्छ वंश पर राज है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। चलिए अब अगले पंक्ति की ओर। अगले पंक्ति में देखिए कहा गया है, दावा द्रुम दंड पर, दावा द्रुम दंड पर चीता मृग झुंड पर, दावा द्रुम दंड पर चीता मृग झुंड पर, दावा द्रुम दंड पर चीता मृग झुंड पर, भुवन विदुंड पर जैसे मृगराज है। देखिए इसका अर्थ समझेंगे तो और भी अच्छा लगेगा, क्योंकि ये एक भूषण द्वारा रचित कवित्व की रचना है। ठीक, देखिए कहा गया है कि शिवाजी का मलेच्छ पर उसी प्रकार राज है जिस प्रकार जंगल की आग का वृक्षों की डालों पर, चीता का हिरणों के झुंड पर, और हाथी पर सींग का राज है, हाथी पर सींग का राज है। अरे भैया, हाथी पर यानी जंगली हर पशुओं पर किनका राज होता है, सींग का ही होता है, शेर का ही होता है राज। इन पंक्तियों में भूषण ने शिवाजी के शौर्य की तुलना, यानी शिवाजी की तुलना जो है इसमें किस किस पर की है, तो तुलना जंगल की आग से तुलना की है उनकी, कि जंगल की आग, यानी जंगल की आग जिस प्रकार जंगल पर कब्जा किया हुआ है, यानी जंगल पर राज करता है जंगल की आग, जिस प्रकार चीता राज करता है हाथियों पर, जिस प्रकार सिंह राज करता है उन सब पर, पूरे जंगल पर, तो वो उसी प्रकार से हमारा जो है मलेच्छ वंश पर राज कौन कर रहा है, हमारे शिवाजी, हमारे प्रिय शिवाजी मलेच्छ वंश पर राज कर रहे हैं। चलिए अब अगले पंक्ति बढ़ाते हैं। अगले पंक्ति में देखिए क्या कहा है, तेज तम अंश पर कान्ह जिमी कंस पर, तेज तम अंश पर कान्ह जिमी कंस पर, यो मलेच्छ वंश पर शेर शिवराज है। तेज तम अंश पर कान्ह जिमी कंस पर, यो मलेच्छ वंश पर शेर शिवराज है। देखिए कह रहे हैं कि जिस प्रकार उजाले का अंधेरे पर, जिस प्रकार उजाले का अंधेरे पर कृष्ण का कंस पर राज है, इन पंक्तियों में भूषण ने शिवाजी का शौर्य की तुलना उजाले और कृष्ण के साथ की है। यानी जिस प्रकार से उजाले का जो है किस पे राज होता है, जब उजाला आ जाता है तो अंधेरा को क्या करता है, पराजित कर देता है। कृष्ण का कंस पर, जब कृष्ण जो है, कृष्ण का किस पे राज है, कंस पर, कंस को पराजित किए हुए हैं ये। इन पंक्तियों में भूषण ने किस किस से तुलना की है, इनके शौर्य पराक्रम की, शिवाजी के शौर्य पराक्रम की भूषण जी ने किन किन से तुलना की है इस पंक्ति में, तो वो उजाले से की है और कृष्ण के साथ की है। चलिए अब अगला पाठ पढ़ते हैं। एक अध्याय इनका खत्म हो चुका है। अब दूसरा छंद, कवित्व में दूसरा छंद पढ़ते हैं। ठीक है, कवित्व में दूसरा छंद अब स्टार्ट करेंगे। कवित्व में दूसरा छंद देखिए कह रहे हैं, निकसत म्यान ते मयूख है प्रलय भानु कैसी, निकसत म्यान तय मयूख है प्रलय भानु कैसी, फारय तम तोम से गयंदन के जाल को, फारय तम तोम से गयंदन के जाल को। अगले पाठ में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, अगले पाठ में हम लोगों ने पढ़ा था छत्रसाल की वीरता का बखान, छत्रसाल शिवाजी की वीरता का बखान। इस बार हम लोग पढ़ेंगे छत्रसाल की वीरता का बखान, यानी शिवाजी की, अगले बार हम लोग यानी अगली पंक्ति में हम लोग पढ़े थे शिवाजी की वीरता का बखान, इस बार में हम लोग पढ़ेंगे
छत्रसाल की वीरता का बखान, छत्रसाल की तलवार जो खड़कती है उसी तरह जैसे खड़क सिंह की तरह, उसी तरह से हम लोग अब जो है छत्रसाल की वीरता का बखान पढ़ेंगे। कह रहे हैं निकसत म्यान तय मयूख है प्रलय भानु कैसी फारे तम तोम से गयंदन के जाल को। इसका अर्थ समझेंगे दोस्तों और भी मजा आएगा आपको। ठीक है, देखिए कह रहे हैं कि प्रस्तुत पंक्तियां कविवर वाह क्या भाषा कहा गया है। प्रस्तुत पंक्तियां कविवर भूषण द्वारा रचित कवित्व शीर्षक पाठ से अवतरित है, जिनमें कवि भूषण ने छत्रसाल की वीरता, धीरता और पौरुष का वर्णन किया है। वीरता, धीरता और पौरुष का वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि छत्रसाल की तलवार म्यान से इस प्रकार निकलती है जैसे प्रलयंकारी सूर्य से उसकी किरणें निकलती है, प्रलयंकारी सूर्य से उसकी किरणें निकलती है, तथा वह गयंद अर्थात हाथियों के जाल को इस प्रकार तीतर बितर कर देती है जैसे सूर्य की किरणें अंधेरे को तीतर बितर कर देती है। जब सूर्य की किरणें बाहर आती है तो अंधेरे को क्या कर देती है, वो हमेशा के लिए उस अंधेरे को क्या करता है, पतन कर देती है, यानी तीतर बीतर कर देती है। उसी प्रकार से जब ये हाथियों के क्या कहते हैं उसको, जाल को जब काटना स्टार्ट करते हैं यानी फाड़ना स्टार्ट करते हैं तो क्या हो जाता है, तीतर बीतर हो जाते हैं वो। उम्मीद करता हूँ आपको ये पंक्ति समझ में आया होगा। चलिए अब अगले पंक्ति की ओर। अगले पंक्ति में देखिए क्या कह रहे हैं, लागती लपकी कंठ बैरीन के नागिनी सी, वाह, लागती लपकी कंठ बैरीन के नागिनी सी रुद्र ही रिझावे दय दय मुंडन की माल को, रुद्र ही रिझावे दय दय मुंडन की माल को, रुद्र ही रिझावे दय दय मुंडन की माल को। चलिए इसका अर्थ समझते हैं। इसका अर्थ देखिए क्या कह रहे हैं कवि भूषण साहब, भूषण द्वारा रचित ये कहाँ से ली गई है, कवि शीर्षक पाठ से, जिनमें कवि भूषण ने छत्रसाल की वीरता, धीरता और पौरुष का वर्णन किया है। कवि कहते हैं, हे राजन आपकी तलवार, हे राजन आपकी तलवार, राजन यानी छत्रसाल जी को बोल रहे हैं, हे राजन आपकी तलवार शत्रुओं के गर्दन से नागिन की तरह लिपट जाती है। शत्रुओं के गर्दन से किस तरह से लिपट जाती है, नागिन की तरह। तो क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, छत्रसाल जी की तलवार शत्रुओं के गले से किस तरह लिपट जाती है, तो वो नागिन की तरह लिपट जाती है। और रुद्र यानी शिव को प्रसन्न करने के लिए उन्हें मुंडों, सिरों की माला अर्पित करती है। क्वेश्चन अन्य तरह से यहाँ से पूछ सकता है कि शिव को प्रसन्न करने के लिए छत्रसाल की तलवार क्या शिव को अर्पित करती है, तो मुंडों की माला यानी सिर की माला अर्पित करती है। चलिए अब देखते हैं अगला पंक्ति। अगला पंक्ति में कह रहे हैं, लाल छिति पाल छत्रसाल महाबाहुबली, छत्रसाल महाबाहुबली कहाँ लो बखान करूं तेरी करवाल को। वाह, देखिए इसमें कहा है, लाल छिति पाल छत्रसाल महाबाहुबली कहाँ लो बखान करो तेरी करवाल को, कहाँ तक मैं आपके तलवार की बखान कर सकता हूँ। देखिए इसमें कह रहे हैं, प्रस्तुत पंक्तियाँ कविवर भूषण द्वारा रचित कवित्व शीर्षक से ली गई है, जिनमें कवि भूषण ने छत्रसाल की वीरता, धीरता और पौरुष का वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि हे बलिष्ठ और विशाल भुजा वाले महाराज छत्रसाल, मैं आपकी तलवार का कहाँ तक बखान करूं। आपकी तलवार अत्यंत प्रलयंकारी है, जो शत्रुओं के समूह को नष्ट कर रही है, उसके बाद देखिए कह रहे हैं, प्रतिभट कटक कटीले केते काटी काटी कालिका से किलकी देती कलेऊ काल को। फिर से पढ़ता हूं इसको, देखिए, प्रतिभट कटक कटीले केते काटी काटी कालिका सी किलकी कलेऊ देती काल को। सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन है दोस्तों, ये अक्सर पूछा जाता है, आर्ट साइंस कॉमर्स अक्सर यही क्वेश्चन हमारा रहता है दोस्तों, और उम्मीद करता हूँ आप इसे जो है गौर से ज़्यादा देखेंगे। इसमें कह रहे हैं कि हे राजन आपकी तलवार अत्यंत प्रलयंकारी है, जो शत्रुओं के दल का संहार करती है, और ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे काली को प्रसन्न करने के लिए प्रसाद देती हो, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, क्योंकि
ऐसे ही वीडियो आपको इस चैनल पे मिलते रहेंगे। तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय